नमस्कार, आप देख रहे खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुख करेंगे खबरों का। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा अनुपूरक बजट है। इस बजट में विभिन्न विभागों के लिए बजट का आवंटन किया गया है। इसमें ऊर्जा विभाग से लेकर गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग और शिक्षा विभाग जैसे तमाम विभाग शामिल हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विभागवार अनुपूरक बजट का आवंटन किया है। इसके तहत ऊर्जा विभाग को लाखों का बजट आवंटित किया गया है। वहीं कर्मी विभाग को भी 1500 लाख रुपए और खाद्य एवं रसद विभाग के लिए 3232 लाख रुपए, गृह विभाग पुलिस के लिए 2050 लाख रुपए, गृह विभाग राजनीतिक पेंशन एवं के लिए 200 लाख रुपए और पर्यटन विभाग के लिए 2050 लाख रुपए का बजट आवंटन किया गया है। ये वर्ष 2024-25 में ये द्वितीय अनुपूरक बजट मैं आपके माध्यम से इस सदन में लेकर आया हूं। इसका आकार है 17,865.72 करोड़ रुपए, जो मूल बजट 7,37,437.71 करोड़ रुपए का 2.42% है। मानवर जहां आवश्यकता और उपयोगिता होती है, क्योंकि ये विकास को तरजीह देने वाली, विकास को प्राथमिकता देने वाली सरकार है, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम द्वितीय अनुपूरक, जो कि हमें संवैधानिक तरीके से भी हम इसके लिए लाने के लिए अधिकृत हैं, आज हम लेकर आए हैं। इसमें जो पहला अनुपूरक था हमारा, वो 12,209.93 करोड़ रुपए का था। ये और वर्तमान में जितना आकार का लेकर हम आए हैं, उसको मिलाकर इस बजट का आकार 2024-25 में 7,66,513.36 करोड़ रुपए हो जाएगा। देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा में शिक्षा जगत की तमाम धांधलियों और अनियमितताओं को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले का वो दौर कोई, और उसी बीच अहम जानकारी राजधानी लखनऊ से आ रही है। और उसी बीच लखनऊ से आपको खबर बताया, जहां यूपी विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां आज अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। और इस वक्त अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां चर्चा के बाद पास होगा अनुपूरक बजट। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां 17,865 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया था और चर्चा के बाद पास होगा अनुपूरक बजट। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां 17,865 करोड़ का ये अनुपूरक बजट पेश किया गया था। और अहम जानकारी इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज सदन में हो सकता है भारी हंगामा। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विपक्षी खेमा सरकार को कई मुद्दों पर घेरेगा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा में शिक्षा जगत की तमाम धांधलियां और अनियमितताओं को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले का वो दौर कोई नहीं भूला, जब 86 एसडीएम के पद पर 56 एक ही जाति के लोगों को भर दिया गया। वहीं प्रयागराज है, जहां पब्लिक सर्विस कमीशन में उसे अध्यक्ष बना दिया गया था, जिसकी डिग्री फर्जी थी। उन्होंने आगे कहा कि जिसकी डिग्री फर्जी थी और जो लेक्चर के लायक भी नहीं था, उसको अध्यक्ष बना दिया गया और उनमें तबाही मचा रखी थी। सीएम योगी ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि युवाओं के हित के लिए सरकार काम कर रही है। सीएम योगी ने सदन में प्रियंका गांधी के बैग को लेकर भी तंज कसा, साथ ही कुंदरकी को लेकर सपा पर जुबानी तंज किए। सदन में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कल कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है।
अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे, क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है, बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर, तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। क्या प्रवासी भारतीयों ने भारत के विकास में योगदान नहीं किया? और क्या ये प्रवासी उत्तर प्रदेश का नौजवान जो आज गया है, उसके सामने एक अवसर है। ये उन सब की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए जो इनके नाम पे राजनीति करके अपनी रोटी सेकने का कार्य करके समाज में बंटवारे की खाई को चौड़ा करना चाहते हैं। और इसीलिए भर्ती की प्रक्रिया प्रदेश के किसी भी नौजवान के साथ कोई अन्याय न हो। एक तरफ सरकारी पद ईमानदारी के साथ भरे जाएं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2017 के पहले क्या स्थितियां थी, कौन नहीं जानता है? क्या नहीं होता था? आप लोग भूल गए जब 86 एसडीएम के पद में से 56 एक जाति विशेष के लोग भर दिए गए। और ये कौन नहीं जानता है इस बात को? पांडे जी, इसका ये भी हम बताएंगे। दूसरा वही प्रयागराज है, वही प्रयागराज है जिस प्रयागराज में पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यालय में महीनों तक यूपी के नौजवान धरना दिए थे और एक अयोग्य व्यक्ति को जो उसके लिए डिजर्व नहीं करता था, एलिजिबल नहीं था, जिसकी डिग्री फर्जी थी, उसे आयोग का अध्यक्ष बना करके पूरे कमीशन और युवाओं के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने का काम हुआ था। यह भी इलाहाबाद में हुआ था। विपक्ष का मतलब नकारात्मक नहीं हो सकता है। विपक्ष का मतलब हर चीज में बुराई करना नहीं हो सकता है। कुछ अच्छा भी करिए, अच्छा भी सोचिए, अच्छी दिशा में भी चलिए। अच्छी दिशा में चलेंगे तो आगे अच्छाई देखने को मिलेगा। लेकिन अगर नकारात्मक दिशा में चलेंगे तो उसके सामने एक तरफ कुआं होता है, एक तरफ खाई होता है। मुझे लगता है उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता है। तो नकारात्मकता किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और यही मैं आपसे कहूंगा कि सरकार अपने नौजवानों के हित के लिए अनेक कदम उठा रही है। उनके हितों को संवर्धित करने के लिए हर प्रकार से प्रतिबद्ध है। और जो मुद्दे यहां पर उठाए गए हैं, सरकार उसके लिए पूरी तरह अवेयर है और उसमें किसी भी नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को भी नहीं देगी। यह भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसीलिए ग्लोबल मैपिंग के साथ साथ देश के अंदर भी अलग अलग जगह कहां यूपी के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावना हो सकती है, इसके लिए भी कार्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। मुझे लगता है, मैं फिर से अपने विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि सदन में आकर के मुद्दों को रखें, लेकिन तथ्यों के साथ अगर रखेंगे तो इसमें उनकी गरिमा भी बढ़ेगी और उनका सम्मान भी बढ़ेगा। उनके जो मुद्दे थे, मुद्दा उचित है लेकिन तथ्यहीन थे, अपुष्ट थे। उनमें कहीं भी कोई भी उसमें ऐसे तथ्य नहीं थे जिनके बारे में कि वह सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके। सरकार की नीयत साफ है, नीतियां बहुत स्पष्ट हैं और सरकार प्रदेश के हर नौजवान के हित को लेकर के पूरी प्रतिबद्धता, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश का जो स्किल डेवलपमेंट का मिशन है, आज उसका बेहतरीन कार्य आगे बढ़ रहा है। और इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां आज कांग्रेस पार्टी का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां दिल्ली के कई बड़े नेता
प्रदर्शन में शामिल होंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां विधानसभा घेराव करने प्रदेश भर से आएंगे कार्यकर्ता। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे, जहां प्रमोद तिवारी, सुप्रिया सिनेत और प्रदर्शन में शामिल होंगे। वहीं दिल्ली के कई बड़े नेता भी प्रदर्शन में होंगे शामिल। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा घेराव करने प्रदेश भर के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रमोद तिवारी, सुप्रिया सिनेत भी प्रदर्शन में शामिल होंगी। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां प्रदेश के हर जिले से कार्यकर्ता को बुलाया गया है। वहीं आज कांग्रेस पार्टी का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां दिल्ली के कई बड़े नेता भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा घेराव करने प्रदेश भर से कार्यकर्ता पहुंचेंगे। प्रमोद तिवारी, सुप्रिया सिनेत भी प्रदर्शन में शामिल होंगी। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संदीप मिश्रा जुड़े हैं। संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, पूरे प्रदेश भर से कांग्रेस नेता आज घेराव करेंगे और प्रदर्शन करेंगे, क्या कुछ है पूरी जानकारी? पिछले 7 दिन पहले जो है कांग्रेस के प्रदेश अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को किस तरीके से घेरा जाएगा, सरकार के जिस तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा उठाना है और इसके साथ साथ महंगाई का मुद्दा उठाना है, तमाम ऐसे कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी 18 तारीख को ऐलान की थी, यानी कि आज का दिन का ऐलान किया था। और ये कहा था कि विधानसभा का घेराव करेंगे और पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को आज जो है लखनऊ बुलाने का प्रयास था कांग्रेस पार्टी का। हालांकि पुलिस ने लगातार हर जगह पे बैरिकेडिंग में तब्दील कर दिया है पूरी जगह पे, और छावनी में कहीं न कहीं पुलिस फोर्स, अतिरिक्त फोर्स लगा करके कांग्रेसियों को कहीं बाहर न जा पाए या बाहर न निकल पाए, उसको लेकर के पूरी तैयारियां प्रशासन ने कर रखे हैं। कल देर रात जिस तरीके से अजय राय ने एक वीडियो वायरल किया, वीडियो उनका बाहर आता है कि जो बैरिकेडिंग लगाई गई है, इस बार उस बैरिकेडिंग में नुकीला अस्त्र शस्त्र लगा हुआ है। तो इस तरीके का बैरिकेडिंग लगाना और इस तरीके से अत्याचार होना, इस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और साफ तौर पे उन्होंने ऐलान किया है कि हम विधानसभा पहुंच के रहेंगे, चाहे पुलिस कितनी भी कोशिश कर ले। उसके साथ साथ जो कार्यकर्ता है कांग्रेसी के, जो कार्यकर्ता है, उन सभी घरों पे नोटिस जाना शुरू हो चुकी है और सभी को नजरबंद करने की तैयारी है कि कहीं न कहीं विधानसभा का सत्र चल रहा है और कांग्रेस पार्टी इस तरीके से अगर रोड पर उतरती है तो निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ेगा। साथ ही साथ आम जनमानस को भी घंटों जाम में झेलना पड़ जाएगा। जी चलिए संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे, जहां आज कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे। वहीं दिल्ली के कई बड़े नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। वहीं विधानसभा घेराव करने प्रदेश भर से कार्यकर्ता आएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर संभल से है, जहां संभल के दीपा सराय मोहल्ले में बिजली विभाग के एसडीओ प्रथम की मौजूदगी में सपा सांसद के मकान पर नया स्मार्ट मीटर लगाया गया। इस दौरान पुराने मीटर को बदलकर अत्याधुनिक स्मार्ट मीटर लगाया गया। मीटर बदलते की इस प्रक्रिया के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। ये कार्रवाई नखासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई। सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मामला संवेदनशील था या प्रशासन इसे लेकर सतर्क था। सर, चुने पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और जिससे भी किसी भी प्रकार की अशांति न हो। क्या बिजली
रुक करते हैं अगली खबर का। संभल जिले में पुरानी धार्मिक धरोहर को पुनर्जीवित करने का कार्य तेज हो गया है। बंद पड़े मंदिरों को खोलकर उनकी साफ सफाई कराई जा रही है और पूजा अर्चना भी शुरू कर दी जा रही है। इसी क्रम में थाना नकासा क्षेत्र के मोहल्ला खग्गू सराय में कार्तिक महादेव मंदिर को पुनर्जीवित किया गया, जहां वर्षों से पूजा पाठ बंद था। साफ सफाई के बाद यहां फिर से धार्मिक गतिविधियां शुरू हो गई। इसके बाद थाना हयात नगर क्षेत्र के सराय तरीन पीला खदाना इलाके में राधा कृष्ण मंदिर का ताला आज खोला गया। यह मंदिर सैनी समाज से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने मंदिर का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई। यह मंदिर भी वर्षों से बंद पड़ा था, लेकिन कुछ श्रद्धालु कभी कभार यहां आते थे। मंदिर के पुनरुद्धार से क्षेत्र में उत्साह है। स्थानीय श्रद्धालुओं ने इस पहल का स्वागत किया और मंदिर की पुरानी यादों को भी साझा किया। चले क्या गए थे या धीरे धीरे कुछ काम ऐसे होने लगे हड्डी सिंह के, तो हिंदू मुसलमान का जैसे माहौल रिश्तेदारियों में फर्क पड़ा, कुछ परेशानी इस ढंग की, तो इसलिए धीरे धीरे यहाँ से चले गए। और यहाँ पक्के बाग मंदिर में पीछे कुछ मुरादाबाद, कुछ मोती नगर, कुछ शहजादी सरा, इस जगह से धीरे धीरे लोग चले गए। भगवान का मंदिर है ये राधा कृष्ण के मंदिर का। तो कितना पुराना मंदिर होगा ये? 1982 में बना था। ये 1982 में बना था और यहाँ पर जो है सैनी लोग रहते थे, 200-250 घर थे। मैं तो बताऊँ बात, उन लोगों ने अपनी अपनी मर्जी से, सुनो मेरी बात को, उसको बेचा। बेचने के बाद में अपनी अपनी जमीनों में उन्होंने मकान बनाए और मकान बनाने के बाद में वो लोग जो वहाँ चले गए, सेटल हो गए। आज भी वहाँ पूजा होती है, कल भी होती थी, अभी इससे पिछले जो कोई फंक्शन था तो जब भी पूजा करके लग गए थे वो लोग। मतलब बुलाया गया, चाबी मतलब है मन कहाँ है, और हमने ताला खोल दिया इस काम की। किस नाम से ये मंदिर है? ये हमारे राधा कृष्ण नाम से मंदिर है। और राधा कृष्ण मंदिर हमारे मोहल्ले के ही बुद्ध सैन जी थे, उनके दान की हुई जमीन में था। और हमने इसको अपने हाथों से बचपन में इसका निर्माण करवाया था। हमारे डॉक्टर साहब चेतन स्वरूप, मुंशी रामचरण जी और कुछ बुजुर्ग हमारे जो मोहल्ले के साथी थे, उन्होंने ये बनवाया था। हमारा मतलब अच्छा सा होश था। में 1982 में ये बना था। तब से लेके पूजा हुई है काफ़ी। जब लोग चले गए तो पूजा मतलब कम हो गई। संभल में एक मंदिर मिलने के बाद अब वाराणसी के मदनपुरा स्थित मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में गली के अंदर एक मकान में वर्षों पुराना मंदिर मिला है। जिस मकान में मंदिर मिला है उसमें भी वर्ग विशेष समुदाय के लोग ही रहते हैं। कई वर्षों से मंदिर में ताला बंद होने का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने के बाद सोमवार देर शाम सनातन रक्षक दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और उन्होंने मंदिर खोलने की मांग की। मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और सनातन रक्षक दल के कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। फिलहाल सनातन रक्षक दल से जुड़े अजय शर्मा का कहना है कि ये मामले में वह नगर निगम व अन्य लोगों से इस पूरे मकान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। मकान किसका है, कब से बंद है और मकान में कौन लोग रहते हैं और यहाँ पर मौजूद मंदिर में पूजा पाठ क्यों नहीं हो रही है। खबर कानपुर से, जहां पुलिस कमिश्नरेट जन सुनवाई केंद्र में एक पीड़ित फरियादी ने भाजपा नेता पर मंदिर पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए अपील गुहार की है। और पीड़ित प्रमोद कुमार साहू ने बताया कि थाना हरबस मोहल्ले इलाके में स्थित तेलियाना मकान नंबर में पूर्व में एक मंदिर था, जिसको क्षतिग्रस्त करके अवैध तरीके से भाजपा नेता अरुण साहू, विजय साहू उर्फ बउआ साहू, जो इन्वर्टर बैटरी का कारोबार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय राजनीति करते हैं, जिन कारण राम जानकी, राधा कृष्ण और शंकर भगवान के मंदिर को बनाने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और अवैध तरीके से कब्जा किए हैं। पीड़ित प्रमोद साहू उस स्थान पर पहले की तरह ही मंदिर का पुनर्निर्माण कराना चाहते हैं। सर, हमारा प्रमोद कुमार साहू नाम है सर तिलियाने में हमारी पारिवारिक ज़मीन है, वहाँ पे हमें मंदिर का निर्माण करवाना है। वहाँ पे सुनील साहू सन ऑफ श्यामलाल साहू के लड़के ने बीजेपी नेता के मंडल आयुक्त हैं, तो उनसे
उन्होंने पहले ट्रैक्टर का निर्माण कराया। हमने उनसे बात करी कि हमारी मंदिर की जगह आप निर्माण मत कराइए, तो उन्होंने कहा कि आप जब मंदिर बनवाएंगे तो हम तुरंत हटवा लेंगे। सर धीरे धीरे करते उन्होंने पक्का निर्माण करवा लिया, पूरी तरह दुकान उन्होंने बनवा ली। हमने उनसे 2-3 बार मिलने की बात करी तो उन्होंने जान माल का मुझे खतरा दिखाया। हमने पहले भी ज्ञापन दिया थाना अर्बन मोबाइल में, तो वहाँ से मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पर उन्होंने नेतागिरी करके मामला को टाल दिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।